ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 2C है। वेलकम। इस लेक्चर में हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज करते हैं वो सीखने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने पहले लेक्चर देखे हुए हैं। अगर वो देखे हुए हैं तो ये लेक्चर आपको एकदम आसान महसूस होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पहले तो हमने जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का कॉन्सेप्ट एक बार देख लेंगे। उसके बाद चार्जिंग के 3 मेथड होते हैं। एक है फ्रिक्शन, एक है कंडक्शन और एक है इंडक्शन। ये सारी मेथड हम यहाँ पे देखने वाले हैं। कुछ एग्ज़ाम्पल भी करेंगे ताकि आपकी अ, समझ अम, और इस चैप्टर पे आपकी ग्रिप्स हमें धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी। और हमने ना ये ए एक अर्थिंग का लेक्चर इसके पहले बराबर 2B वो आपको इंडक्शन में काम आएगा। चार्जिंग बाय इंडक्शन में काम आने वाला है, जहाँ पे हमने ज़ीरो पोटेंशियल क्या होता है वो उसकी समझ एक ली थी थोड़ी-सी। तो आगे बढ़ते हैं अभी। हमने कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये देखा कि कंडक्टर में अ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो आउटर शेल में होते हैं, वो लूज़ली बाउंड होते हैं। जबकि इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वो एकदम टाइटली बाउंड होता है अपने न्यूक्लियस से, वो निकाल नहीं सकते इंसुलेटर। कंडक्टर में क्योंकि वो लूज़ली बाउंड होता है, वो निकल सकता है और पूरे ऑब्जेक्ट में घूम सकता है ना? और जैसे एग्ज़ाम्पल हमने देखे कंडक्टर के और इंसुलेटर में अ, हमने ये भी देखा था कि वो मूव ही नहीं कर सकता है, वो चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आ भी जाए तो भी वो जहाँ है वहीं रहता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो ये यहाँ पे की आइडिया ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आपको समझ में आ रही है, तो ही हम आगे चार्जिंग की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि अगले लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट आपके उम्मीद है कि क्लियर है। दूसरा कि यहाँ पे जो अर्थिंग की बात की मैंने, तो हम अभी इंडक्शन के लिए कंडक्टर को अ, अर्थ कर देंगे और तभी उसको हम अ, चार्ज कर सकेंगे। तो ये अ, अपना अर्थिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो जैसे मैंने कहा कि हम 3 मेथड है। फ्रिक्शन में क्या होता है कि सिंपल रबिंग जो आपका डे टू डे लाइफ में हम लोग ना स्कूल में भी आपने कभी-कभार किया होगा। 2 ऑब्जेक्ट को सिंपली रब कर दो तो इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में चला जाता है। दूसरा है कंडक्शन। यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, कंडक्टर भी होना चाहिए वो बॉडी, है ना? जैसे एक बॉडी है जो कंडक्ट करती है, दूसरी कंडक्टर से अगर जोड़ दो, कांटेक्ट में आ जाए, तो अपने आप चार्जिंग दूसरे बॉडी का हो जाएगा जो कि न्यूट्रल है। ओके, यहाँ पे भी मोशन है इलेक्ट्रॉन्स का। और दूसरा है इंडक्शन जो कि थोड़ा-सा कभी-कभार छूट जाता है आप लोगों का, तो आज इस पे हम फोकस करेंगे। इसमें क्या होता है कि कांटेक्ट नहीं करते हम अ, एक चार्ज्ड बॉडी जो होती है, जिसको इंड्यूसिंग अ, चार्ज जो बोलते हैं, वो बॉडी के नज़दीक लाया जाएगा, तो नज़दीक लाते ही जो न्यूट्रल बॉडी थी उसमें चार्ज सेपरेट हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट है। अगर जैसे ही सेपरेट हो गया फिर आगे देखते हैं कि उसको कैसे अ, अर्थिंग करके उसमें चार्ज लाया जाता है। ठीक है। तो देखो ये फ्रिक्शन का अ, आपको पता है जैसे ये राइट साइड में जो फिगर है वो कोई सपोज़ सपोज़ करो कि ये ग्लास है, स्फीयर है ग्लास का जिसमें वो न्यूट्रल है एज़ यूजुअल, हैं? अब हम क्या करेंगे इसके ऊपर सिल्क अगर आप रब करो तो इसमें चार्ज आ जाएगा, है ना? लेकिन आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि टोटल चार्ज जो सिल्क और ये ग्लास है उसका हमेशा पहले क्या था? 0 था क्योंकि देखो न्यूट्रल बॉडी है, तो हमेशा टोटल चार्ज कंज़र्व रहेगा। अब ये जो कंज़र्वेशन है कई बार आपको
नहीं समझ में आता है तो आगे देखो इस स्कीमेटिक से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज़ करो कि पहले बॉडी ए और बॉडी बी न्यूट्रल थे, फिर आपने उनको रब किया, है ना? अ, तो एक सिल्क था, एक ग्लास था, ठीक है? तो जैसे ही रबिंग किया, तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एक जगह से निकल के जैसे बॉडी बी से निकल के बॉडी ए में आ गए, है ना? तो जहाँ इलेक्ट्रॉन आए वो आफ्टर रबिंग नेगेटिव चार्ज आ गया उसमें और सिल्क से निकले तो सिल्क आपका कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज आ गया उसपे सिल्क पे, ठीक है? तो आफ्टर रबिंग ऐसे ये चार्ज आ जाता है। लेकिन आपको चार्ज कंज़र्वेशन अगर लगाना है तो ये जो बॉर्डर सिस्टम बताई है कंप्लीट सिस्टम जिसमें दोनों बॉडी है, तो अगी अभी आप अगर प्लस करोगे चार्ज टोटल चार्ज तो वो चार्ज हमेशा कंज़र्व रहेगा, है ना? तो यही है कि आपको आइसोलेटेड सिस्टम समझ में आनी चाहिए, ऐसे नहीं कि एक बॉडी सिस्टम ले लिया। तो कभी बार फिर आपको सवाल आता है कि चार्ज तो हमने क्रिएट कर लिया लेकिन चार्ज क्रिएट नहीं किया है। पहले भी पूरे वो सिस्टम का चार्ज अ, जो था वही क्योंकि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अज़्यूम द सिस्टम प्रॉपर। चलो, अब कई बार क्या होता है कि ये जो स्लाइड है इसमें सिर्फ़ यही दिखाया है कि कौन-सी बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है और कौन-सी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखती है ना? तो देखो ग्लास जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और सिल्क जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये ऊपर से नीचे जो है ऐसे दिखाया है ना? तो अगर इलेक्ट्रॉन ग्लास लूज़ करेगा तो वो पॉज़िटिव हो जाएगा। ये आपको ट्रिबो इलेक्ट्रिक सीरीज़ कहते हैं, पूछते नहीं हैं, बट कई बार आपको क्वेश्चन आता है, तो इसलिए आपके रेफ़रेंस के लिए ये स्लाइड है। देखो, यहाँ पे वही चीज़ आप अ, आपका अ, ग्लास रॉड है और सिल्क है। आपने रबिंग किया, तो ग्लास से ई निकल के सिल्क में आ गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये दोहराना चाहूँगा कि दोनों यहाँ इंसुलेटर्स हैं। अगर कंडक्टर होता, तो क्या ये चीज़ नहीं होती उसमें? कंडक्टर में भी चार्ज ट्रांसफ़र होता है, लेकिन हमको महसूस नहीं होता, इसकी वजह हम आगे देखते हैं। दोनों यहाँ पे देखो इंसुलेटर है, तो ये ऐसे चार्ज ट्रांसफ़र होता है फ्रिक्शन से। जैसे मैंने कहा कि अगर कंडक्टर होता और हम अगर रब करते, तो क्या चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होता? चार्ज तो ट्रांसफ़र होता, लेकिन हमें चार्ज ट्रांसफ़र महसूस इसलिए नहीं होता क्योंकि वो कंडक्टर कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट आपने अगर पहले लेक्चर देखे हैं, तो आपको पता है कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एक जगह रहता नहीं है। तो जहाँ जैसे आपने उसको पकड़ा है हाथ में, तो आपके हाथ से होके वो नीचे ग्राउंड में चला जाएगा, तो उसपे चार्ज रहता ही नहीं है ना? अगर आप उसको उस मेटल कंडक्टर को आप प्लास्टिक हैंडल से पकड़ो या वुड से पकड़ो, जो इंसुलेटर है, तो फिर उसपे चार्ज रहेगा, ठीक है? चलो ये एग्ज़ाम्पल है आपका नाउ दीज़ आर द थिंग्स क्वांटिटेटिव थिंग्स। अब आप तक आपने लेक्चरों में सारा क्वालिटेटिव एनालिसिस देखा, है ना? और एक क्वांटाइज़ेशन में आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा ये भी यहाँ काम आएगा। जैसे सपोज़ करो कि ग्लास ने इतने कूलम्ब चार्ज ग्लास में आया, मतलब क्या हुआ? तो यहाँ पे ऐसे कई सवाल पूछ सकते हैं, हमने सिर्फ़ इसको कैसे क्वांटिफ़ाई करते हैं वो देखो हमने किया है। तो क्वांटाइज़ेशन का पहला प्रिंसिपल से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, है ना? Q बाय E करके, ये आपने हमारे क्वांटाइज़ेशन लेक्चर में देखा था। 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए, तो ये अब सवाल उठ सकता है कि ग्लास ने मास लूज़ किया कि नहीं? कितना? सिल्क ने गेन किया? ये सारी चीज़ें। और चार्ज सिल्क पे कितना आया? तो हम कह सकते हैं कि -90.2 ही आया होगा, विदाउट एनी कैलकुलेशन, है ना? क्योंकि जितना उसने लूज़ किया, इतना इतने गो गेन किया।
अब ये मास अगर ट्रांसफर आपको निकालना है, तो किसने मास लूज़ किया और किसने गेन किया, ये भी आप आंसर कर सकते हो। क्योंकि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया है, उसने मास गेन किया और जहाँ से निकल गया, जैसे ग्लास से निकल गया, तो ग्लास ने इतना मास लूज़ किया। मगर बट अगर आप नंबर देखो, तो ये कुछ भी नहीं है। इसलिए यूजुअली मास की बात नहीं करते हैं, चार्ज की बात करते हैं। चलो दूसरा एक है कि ये एक एग्ज़ाम्पल है, ताकि आपको ये पता रहे कि कहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है। हैं? तो ए और बी का रबिंग हुआ है, ए पॉज़िटिव हुआ है। इसका मतलब है ए से इलेक्ट्रॉन निकल के बी में गया है। सिमिलरली ए और सी का रबिंग हुआ है, तो अगर ए नेगेटिव है, इसका मतलब है सी से इलेक्ट्रॉन ए में गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी में सबसे लूज़ली बाउंड इलेक्ट्रॉन है ना? तो अगर आप बी और सी को अब रब करो, तो आप क्या कह सकते हो? तो यहाँ पे सी से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे बी में, है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल इसलिए दिया है, तो आपको सी पॉज़िटिव हो जाएगा, बी नेगेटिव हो जाएगा, है ना? आपको जैसे ही इलेक्ट्रॉन की समझ आती है, चार्ज बिल्डअप में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन की मोशन आपको अगर है ही ऑलरेडी, तो ये सब चीज़ें तो आसान है। अब कंडक्शन देखते हैं। कंडक्शन में क्या है कि 2 कंडक्टर कॉन्टैक्ट में लाया जाता है। ठीक है, जैसे देखो ये फिगर ए में एक अनचार्ज्ड है और दूसरा पॉजिटिवली चार्ज्ड। जैसे ही आप इनको कंडक्ट करा दोगे, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, वहाँ इलेक्ट्रॉन चले जाएँगे, समझ गए? कमी कहाँ पर है? जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिखाया है, चार्ज बॉडी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अनचार्ज्ड बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के पॉजिटिव में आ जाएँगे और इक्वल स्प्रेड हो जाएँगे। फिर अगर आप इनको दूर भी कर दोगे, जैसे सी में दिखाया है, तो भी अब दोनों के पास इक्वल चार्ज हो जाएगा, ऐसे। ये चार्ज है ना, इक्वल चार्ज इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये दोनों की साइज़ सेम है। अभी हम पुट साइज़ अगर अलग है तो वो नेक्स्ट लेवल है, अभी तो हम सिंपल रखते हैं। ओके, चलो ये एक एग्ज़ाम्पल है, आइडेंटिकल स्फीयर्स है, ए, बी, सी और सब पे चार्ज है। एक में प्लस है, एक में नेगेटिव। प्लस मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है, पूछे जाते हैं। हम आपको यहाँ पे सीधे दिखा देते हैं कि कैसे क्या, अगर ए से बी जोड़ो, बी से सी जोड़ो, तो ये सारी चीज़ें आप देखते हैं चलो। सपोज़ करो कि आपने ए को सी से जोड़ा है और जोड़ के सेपरेट किया है। तो जैसे ये तो कॉन्टैक्ट में आ गए, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? +3 -6, है ना? तो -3 मिलीकूलम ये आपका टोटल चार्ज होगा सिस्टम का। अगर आप सिस्टम को सेपरेट करोगे दोनों को, तो ये -3 दोनों में इक्वली बढ़ जाएँगे क्योंकि इक्वल साइज़ के थे। तो ये आपको अ, देखो स्कीमेटिकली भी दिखाया है। तो आपके पास अब दोनों के पास -1.5 मिली कूलम्ब चार्ज है। अब आप ये स्टेप के बाद आप देखो कि ए के पास कितना चार्ज है, बी के पास तो उतना ही था और सी के पास -1 पॉइंट आया, ठीक है? अब अगर आप बी और सी को टच करोगे, तो जैसे ही टच किया टोटल चार्ज +1.5 और अगर सेपरेट करोगे, तो दोनों में आधा-आधा बढ़ जाएगा। आधा-आधा इसलिए क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना? तो यहाँ पे पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं। तो अब यहाँ पे 0.75 मिली कूलम्ब दोनों के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप अब फाइनल चार्ज क्या होगे? ए पे -1.5, बी पे 0.75, सी पे। अब आप क्या करोगे कि ए और बी को नज़दीक लाओगे, तो दोनों अपोज़िट है, अपोज़िट चार्ज ऑलवेज़ अट्रैक्ट। अगर ए और सी को नज़दीक लाओगे, तो दोनों अपोज़िट है, दे ऑलवेज़ अट्रैक्ट, है ना? तो ऐसे ही। आगे बढ़ते हैं, अब इंडक्शन की बात करते हैं। देखो इंडक्शन में जैसे लेफ्ट में ये अनचार्ज्ड कोई ऑब्जेक्ट है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल होगा। अब जैसे ही आपने देखो फिगर बी में कोई एक चार्ज्ड बॉडी उसके करीब लाओगे, टच नहीं करना है। तो अगर जैसे ही करीब लाओगे, तो
आपको पता है ना कि ये नेगेटिव पॉज़िटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, तो सारे जो पॉज़िटिव चार्ज था इस स्फीयर में, वो सारे नेगेटिव एक तरफ हो जाएँगे। देखा जैसे फिगर सी में, और नेगेटिव सारे एक तरफ हो गए। तो जहाँ नेगेटिव चार्ज है, अगर उसको हमने अर्थिंग कर दिया, तो आपको अर्थिंग का कॉन्सेप्ट तो पता ही है ना? तो अर्थिंग में ये हो जाएगा कि ये नेगेटिव बहुत सारे हैं, तो ये अर्थ से लेवल से ऊपर हो जाएगा। तो नेगेटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वो सारे अर्थ में चले जाएँगे। जैसे ही अर्थ में चले जाएँगे, तो इसके पास पॉज़िटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? अब आगा अब अब ये जो पॉज़िटिव चार्ज है, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो बात की बात है, लेकिन दिस इज़ द कॉन्सेप्ट कि इसके पास अब पॉज़िटिव चार्ज आएगा। अगर आपने अब चार्ज ये जो ये नेगेटिव चार्ज वाला रॉड है, वो अगर आप रिमूव कर दोगे, तो ये जो बॉडी बच जाएगी, फिगर ई में, वो देखो एक्सेस पॉज़िटिव चार्ज है, जबकि ए में उसके पास न्यूट्रल चार्ज था। तो इंडक्शन से यही बेसिक है कि आपको ऐसे बॉडी को इंडक्शन से चार्ज किया जाता है, ठीक है? तो यही आपको ये स्लाइड में ये थोड़ा प्रॉपर्ली राइट अप में दिया है कि विदाउट टचिंग अ और ये जो इंड्यूसिंग बॉडी है, उसपे आपको टच नहीं किया है, तो उसके पास तो चार्ज रहेगा ही, है ना? तो ये एग्ज़ाम्पल दिया है, जैसे आप पॉज़िटिव चार्ज अगर न्यूट्रल बॉडी के मेटल स्फीयर के पास ले जाओगे, तो उसका चार्ज सेपरेशन हो जाएगा, है ना? जो पॉज़िटिव चार्ज के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे, बाकी पॉज़िटिव चार्ज दूसरी साइड हो जाएगा। लेकिन ये चार्ज सेपरेशन हुआ है अभी तक, टोटल चार्ज तो बॉडी में 0 ही है ना? अब आप उसको अर्थिंग करके चार्जिंग ला सकते हो। अब ये अलग है, देखो यहाँ पे ए और बी जुड़े हुए हैं। अगर आप पॉज़िटिव चार्ज लेके आओगे तो क्या होगा कि जो ए के पास सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ जाएँगे, है ना? और बी के साइड में जो एंड बी का एंड है, राइट एंड, उसपे सारा पॉज़िटिव आ जाएगा, है ना? फिर आप अगर इस रॉड को पॉज़िटिव वाले को रिमूव कर दोगे बिफोर सेपरेटिंग, तो क्या होगा? वापस वो सारे जो चार्ज सेपरेशन हुआ था, वो वापस घुल-मिल जाएगा। मतलब जैसे स्फीयर थे ए और बी, वैसे ही रहेंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने यहाँ पे डिफरेंट साइज़ेस और मटेरियल है, तो फिर भी साइज़ विल नॉट मैटर इन दिस केस, द टोटल चार्ज वही रहेगा। अगर आपने बिफोर अ अ ये चार्ज रॉड को रिमूव किए बिना आपने अगर सेपरेट कर दिया, तो है ना? लेकिन सपोज़ करो कि आपने उस रॉड को उधर ही रखा है, और फिर अगर आपने इसको सेपरेट किया है, जैसे ये फिगर में देखो, पॉज़िटिव वाला अगर ए और बी जुड़े हुए थे तब नज़दीक लेके आए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक बाजू हो गए पॉज़िटिव साइड, बी में सारा अ, बी के राइट हैंड पे सारा पॉज़िटिव चार्ज आ गया। अब रॉड को वहीं रखो और दोनों को सेपरेट कर दो, है ना? रॉड को वहीं रखा है, तो देखो क्या हो गया कि अब ए के पास सारे नेगेटिव आ गए और बी पॉजिटिवली चार्ज हो गया, है ना? अगर आपने रॉड को बिना सेपरेट किए ही रॉड को निकाल दिया, तो फिर वो चार्जिंग नहीं होता। बस यही कॉन्सेप्ट था इसमें। चलो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है, अब ये एग्ज़ाम्पल से आपको थोड़ा देखो यहाँ पे कॉपर है, 3.1 ग्राम एक पेनी है, तो उसमें पूछा गया है कि चार्ज आपको निकालना है। देखो टोटल चार्ज तो 0 ही होगा, लेकिन आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव कितने हैं वो निकालना है। तो क्या करोगे आप? कैसे करोगे इसमें? तो सबसे पहले आप क्या करो कि कितने नंबर ऑफ एटम्स है, जितने एटम्स है उतने प्रोटॉन्स, उतने इलेक्ट्रॉन्स, खत्म, पॉज़िटिव नेगेटिव आपको मिल गया। तो यहाँ पे आपको इतना ही करना है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं, और नंबर ऑफ एटम्स आपको अगर केटीजी या आपके केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से आपको पता है तो निकाल सकते हो।
है ना? देखो मैं यहाँ पे आपको सिंपल कॉन्सेप्ट ये बताता हूँ कि एटॉमिक मास 63.5 है, तो इसका मतलब है यूजुअली आप इसको मोलर मास कंसीडर करोगे ग्राम पर मोल में। एटॉमिक मास एमयू में होता है, लेकिन हम ग्राम पर मोल लें तो इतने मोल में इतने ही मोल में आपको Na एटम्स होते हैं, तो 3.1 में कितने होंगे? ये करोगे तो आपको ये ऐसे मिल जाएगा नंबर ऑफ एटम। देखा? है ना? जैसे मैंने कहा 63.5 ग्राम अगर है, तो Na एटम्स हैं, तो 3.1 ग्राम है, तो कितने एटम्स होंगे? ऐसे आप सिंपल करो तो आपको नंबर ऑफ एटम जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स मिल गए, आपको ऑब्वियसली अ, अब ये Z29 दिया है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आपको पता ही है, तो प्रोटॉन मिल गए और पेनी तो यूजुअली अनचार्ज्ड होती है, तो इसको इसके बाद उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है? तो ये आपने ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा ये पेनी का टोटल चार्ज तो 0 ही है, फिर भी उसके पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्ज़ाम्पल है जो कि आप अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम धीरे-धीरे जाने वाले हैं, तो ये आपको वार्म अप देगा कि एक प्रोटॉन है अ, और एक इलेक्ट्रॉन है। अब मैं आपको स्कीमेटिक अगले स्लाइड में दिखाता हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सोचिए कि डी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, आप इनको रिलीज़ करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली दे आर पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट होते, दे विल बी अट्रैक्टेड बाय व्हिच फोर्स? दैट इज़ कॉल्ड एज़ कूलम्ब फोर्स, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बट कहाँ पर वो मिलेंगे? अगर सपोज़ करो एक लाइन में वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कोलाइड होंगे तो कहाँ पर कोलाइड होंगे? तो यहाँ पे यही चीज़ है कि प्रोटॉन का मास बड़ा है, तो प्रोटॉन धीरे-धीरे एक्सेलरेट होगा, मतलब कम डिस्टेंस काटेगा, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम है, तो वो ज़्यादा, तो ये प्रोटॉन के नज़दीक कोलाइड होंगे। देखो आप स्लाइड में स्कीमेटिक आगे देखो, ये है स्कीमेटिक, देखा? तो इन दोनों के बीच फ़ोर्स है, दोनों एक-दूसरे के पास आ रहे हैं, और पहले ही क्या करो आप कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पता है 11th में, तो फिर आपको कुछ आपका कुछ रहता ही नहीं यहाँ पे सेंटर ऑफ मास, क्योंकि देखो ये जो ग्रेविटी का फोर्स था 2 पार्टिकल के बीच, वो इंटरनल होता है। सिमिलरली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो अभी हम पढ़ेंगे, वो भी इंटरनल है। तो इंटरनल फोर्स में सीओएम का तो कोई मोशन नहीं होता, तो आपने अगर सीओएम कैलकुलेट कर लिया होता तो यहीं पर वो कोलाइड होंगे। जस्ट एक वार्म अप आपको कि आगे आपको ये सब धीरे-धीरे आने ही वाला है। ओ ओके, तो यहाँ पे हम समराइज़ कर लेते हैं कि फ्रिक्शन मतलब 2 इंसुलेटर को आप यूजुअली रब करते हो, और फिर एक से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में जाता है। कंडक्शन में आप 2 कंडक्टर को एक्चुअली टच कराते हो। तो ना यूजुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन तब तक मूव होते हैं जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब पोटेंशियल का आइडिया हमने यहाँ पे जानबूझ के नहीं बताया है, हम आगे पढ़ेंगे। बट नेवरथलेस इट्स इलेक्ट्रॉन दैट मूव्स। फिर इंडक्शन में आपको पता है कि कैसे चार्ज सेपरेट होता है, फिर आप अर्थिंग करो और फिर अर्थ को रिमूव करो, चा इंड्यूसिंग बॉडी को रिमूव करो, तो जो रह जाती है वो बॉडी चार्ज हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट का, वो एक्चुअली लैबोरेटरी में इलेक्ट्रोस्कोप में यूज़ होता है। तो वो एक इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट है जो पूछा जाता है एग्ज़ाम में, एक बार देख लेंगे उसको, है ना? तो अगर आपको ये सीरीज़ अगर ढंग से करनी है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सारे जैसे ही अपलोड हो, आप किसी लेक्चर को मिस ना करो। थैंक यू, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।